जो टैक्स व्यवस्था है, जो कर व्यवस्था है, उसमें पारदर्शिता की जरूरत है। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म का लोकार्पण करें। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। देश में चल रहा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का सिलसिला आज एक नए पड़ाव पर पहुंचा है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट, 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति
हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को, सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो 4 बड़े कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टेक इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है। साथियों, एक दौर था जब हमारे यहां रिफॉर्म्स की बहुत बातें होती थी। कभी मजबूरी में कुछ फैसले लिए जाते थे, कभी दबाव में कुछ फैसले हो जाते थे, तो उन्हें रिफॉर्म कह दिया जाता था। इस कारण इच्छित परिणाम नहीं मिलते थे। अब ये सोच और अप्रोच दोनों बदल गई है। हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है रिफॉर्म नीति आधारित हो, टुकड़ों में नहीं हो, होलिस्टिक हो और एक रिफॉर्म दूसरे रिफॉर्म का आधार बने, नए रिफॉर्म का मार्ग बनाए। और ऐसा भी नहीं है कि एक बार रिफॉर्म करके रुक गए। ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बीते कुछ वर्षों में देश में 1,500 से ज्यादा कानूनों को समाप्त किया गया है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत आज से कुछ साल पहले 134वें नंबर पर था। आज भारत की रैंकिंग 63 है। रैंकिंग में इतने बड़े बदलाव के पीछे अनेकों रिफॉर्म्स हैं, अनेकों नियमों कानूनों में बड़े परिवर्तन है। रिफॉर्म्स के प्रति भारत की इसी प्रतिबद्धता को देखकर विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारत पर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के इस संकट के समय भी भारत में रिकॉर्ड एफडीआई का आना इसी का उदाहरण है। साथियों, भारत के टैक्स सिस्टम में फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा आज का ये सिस्टम गुलामी के कालखंड में बना और फिर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। आजादी के बाद इसमें यहां वहां थोड़े बहुत परिवर्तन किए गए, लेकिन लार्जली सिस्टम का कैरेक्टर, उसकी चाल चलन वही रहा। परिणाम यह हुआ कि जो टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण का एक मजबूत पिलर है, जो देश को गरीबी से बाहर निकालने के लिए योगदान दे रहा है, उसको कटघरे में खड़ा किया जाने लगा। इनकम टैक्स का नोटिस फरमान की तरह बन गया। देश के साथ छल करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोगों की पहचान के लिए बहुत से लोगों को अनावश्यक परेशानी से गुजरना पड़ा। कहां तो टैक्स देने वालों की संख्या में गर्व के साथ विस्तार होना चाहिए था और कहां गठजोड़ की, साठगांठ की व्यवस्था बन गई। इस विसंगति के बीच ब्लैक और व्हाइट का उद्योग भी फलता फूलता गया। इस व्यवस्था ने ईमानदारी से व्यापार कारोबार करने वालों को, रोजगार देने वालों को और देश की युवा शक्ति की आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करने के बजाय कुचलने का काम किया। साथियों, जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो, जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो, तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। अब जैसे दर्जनों टैक्सेस की जगह जीएसटी आ गया, रिटर्न से लेकर रिफंड की व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया। जो नया स्लैब सिस्टम आया है, उसमें बेवजह के कागजों और दस्तावेजों को जुटाने की मजबूरी से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं, पहले 10 लाख रुपए से ऊपर के विवादों को लेकर सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती थी। अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से कोशिश ये है कि ज्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझ जाए। इसी का नतीजा है कि बहुत कम समय में ही करीब 3 लाख मामलों को सुलझाया जा चुका है। साथियों, प्रक्रियाओं की जटिलताओं के साथ साथ देश में टैक्स भी कम किया गया है।
5 लाख रुपए की आय पर अब टैक्स 0 है। बाकी स्लैब में भी टैक्स कम हुआ है। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में हम दुनिया में सबसे कम टैक्स लेने वाले देशों में से एक हैं। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। आज से लागू होने वाले ये रिफॉर्म्स इसी सोच को आगे बढ़ाने वाले हैं। साथियों, अभी तक तो होता यह है कि जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर का टैक्स डिपार्टमेंट हमारी टैक्स से जुड़ी सभी बातों को हैंडल करता है। स्क्रूटिनी हो, नोटिस हो, सर्वे हो या फिर जब्ती हो, इसमें उसी शहर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आयकर अधिकारी की मुख्य भूमिका रहती है। अब ये भूमिका एक प्रकार से खत्म हो गई है। अब इसको टेक्नोलॉजी की मदद से बदल दिया गया है। अब स्क्रूटिनी के मामलों को देश के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अधिकारी के पास रैंडम तरीके से आवंटित किया जाएगा। अब जैसे मुंबई के किसी टैक्स पेयर का रिटर्न से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तब इसकी छानबीन का जिम्मा मुंबई के अधिकारी के पास नहीं जाएगा, बल्कि संभव है कि वो चेन्नई चला जाए, गुवाहाटी चला जाए, रायपुर चला जाए, अहमदाबाद चला जाए। वो फेसलेस टीम के पास जा सकता है और वहां से भी जो आदेश निकलेगा उसका रिव्यू किसी दूसरे शहर, कहीं जयपुर हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा, कोची हो जाएगा, वहां की टीम करेगी। अब फेसलेस टीम कौन सी होगी, इसमें कौन होगा, ये भी कंप्यूटर रैंडमली तय करेगा। और ये प्रक्रिया भी बार बार उसमें बदलाव होता रहेगा। साथियों, इस सिस्टम से करदाता और इनकम टैक्स दफ्तर को जान पहचान बनाने का, प्रभाव और दबाव का मौका अब 0 हो गया। सब अपने अपने दायित्व के हिसाब से काम करेंगे। डिपार्टमेंट को इससे लाभ ये होगा कि अनावश्यक मुकदमेबाजी बचेंगे उससे। दूसरा, ट्रांसफर पोस्टिंग में लगने वाली गैर जरूरी ऊर्जा से भी अब राहत मिलेगी। इसी तरह टैक्स से जुड़े मामलों की जांच के साथ साथ अपील भी अब फेसलेस होगी। साथियों, इस एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म के साथ साथ आज भारत एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है और वो है टैक्स पेयर चार्टर। ये टैक्स पेयर चार्टर भी देश की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कदम है और टैक्स पेयर के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित करने का और सरकार की जिम्मेवारी पक्की करने का ये बहुत अहम कदम है। टैक्स पेयर को इस तरह का सम्मान और सुरक्षा देने वाले दुनिया में बहुत कम देश है, गिने चुने देश हैं।
लेकिन अब भारत भी इस महत्वपूर्ण कदम की ओर अपने आप को ले जाकर के उसमें शामिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को उचित, विनम्र और तर्क संगत व्यवहार का भरोसा दिया गया है। यानी आयकर विभाग को अब टैक्स पेयर की डिग्निटी का संवेदनशीलता के साथ ध्यान रखना होगा। अब टैक्स पेयर की बात पर विश्वास करना होगा। डिपार्टमेंट उसको बिना किसी आधार के ही शक की नजर से नहीं देख सकता। अगर किसी प्रकार का संदेह है भी तो टैक्स पेयर को अब अपील और समीक्षा का भी अधिकार दिया गया है। साथियों, अधिकार हमेशा दायित्वों के साथ आता है, कर्तव्यों के साथ आते हैं। इस चार्टर में भी टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं की गई हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना या सरकार के लिए टैक्स लेना ये कोई हक का, अधिकार का विषय नहीं है, बल्कि ये दोनों का दायित्व है, जिम्मेवारी है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। वहीं सरकार का ये दायित्व है कि टैक्स पेयर की पाई पाई का सदुपयोग करे। ऐसे में आज जब करदाताओं को सुविधा और सुरक्षा ये दोनों मिल रही हैं, तो देश भी हर टैक्स पेयर से अपने दायित्वों के प्रति ज्यादा जागरूक रहने की अपेक्षा करता है। साथियों, देशवासियों पर भरोसा, इस सोच का प्रभाव कैसे जमीनी पर नजर आता है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2012-13 में जितने टैक्स रिटर्न होते थे उसमें से 0.94% की स्क्रूटनी होती थी। वर्ष 2018-19 में ये आंकड़ा घटकर 0.26% पर आ गया है। यानी केस की स्क्रूटनी करीब करीब 1/4 हो गई है, 4 गुना कम हुई है। स्क्रूटनी का 4 गुना कम होना अपने आप में बता रहा है कि बदलाव कितना व्यापक है। साथियों, बीते 6 वर्षों में भारत ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नेंस का एक नया मॉडल विकसित होते देखा है। वी हैव डिक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज टैक्सेस, डिक्रीज लिटिगेशन, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, इंक्रीज ट्रस्ट ऑन द टैक्स पेयर। साथियों, इन सारे प्रयासों के बीच बीते 6-7 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में करीब 2.5 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि तो बहुत बड़ी है, लेकिन इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि इसके बावजूद भी 130 करोड़ के देश में ये बहुत कम है, बहुत कम है। इतने बड़े देश में सिर्फ
130 करोड़ में से 1.5 करोड़ साथी ही इनकम टैक्स जमा करते हैं। 130 करोड़ में 1.5 करोड़। मैं आज देशवासियों से भी आग्रह करूंगा, जो सक्षम है उनको भी आग्रह करूंगा, भिन्न भिन्न करके व्यापार उद्योग के संगठन चलाते हैं उनको भी आग्रह करूंगा। इस पर हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। देश को आत्मचिंतन करना होगा और ये हमारा आत्मचिंतन ही आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं है, ये जिम्मेवारी हर हिंदुस्तानी की है, हर भारतीय की है जो टैक्स देने में सक्षम है, लेकिन अभी वो टैक्स नेट में नहीं है। वो स्वप्रेरणा से अपने आत्मा को पूछे, आगे आए। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त है। आजादी के लिए मरने मिटने वालों को जरा याद कीजिए। आपको लगेगा हां, मुझे भी कुछ न कुछ देना चाहिए। आइए विश्वास के, अधिकारों के, दायित्वों के इस महत्वपूर्ण भावना का सम्मान करते हुए, इस प्लेटफॉर्म का सम्मान करते हुए नए भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करें। एक बार फिर देश के वर्तमान और भावी ईमानदार टैक्स पेयर को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और ये पहल, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इनकम टैक्स के अधिकारियों को भी जितनी बधाई दे उतनी कम है। हर टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स अधिकारियों को भी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि एक प्रकार से उन्होंने अपने आप पर बंधन डाले हैं, अपने खुद की ताकत को, अपने अधिकारों को उन्होंने खुद ने काटा है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी इस प्रकार से आगे आते हैं तो किसको गर्व नहीं होगा? हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। और पहले के जमाने में शायद टैक्स के कारण कुछ समस्याएं होगी, लोगों ने टैक्स देने के रास्ते पर जाना पसंद नहीं किया होगा। अब जो रास्ता बना है वो टैक्स देने की तरफ जाने का आकर्षक रास्ता बना है। और इसलिए आइए भव्य भारत के निर्माण के लिए इस व्यवस्था का लाभ भी उठाएं और इस व्यवस्था को जोड़ने के लिए आगे भी आए। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक के बाद एक देश के उज्जवल भविष्य के लिए लंबे अरसे तक प्रभाव पैदा करने वाले अनेक सकारात्मक निर्णयों का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूं, सबका धन्यवाद करता हूं। बात अब दिल्ली और एनसीआर में हो रही बारिश की करेंगे। सिविक इंतजामों की एक बार फिर से पोल खुल गई है इस बारिश से, क्योंकि कल देर रात से ही दिल्ली में बारिश हो रही है और चंद घंटों की बारिश में दिल्ली बेहाल है। पूर्वी दिल्ली हो या पश्चिमी इलाका, हर तरफ सड़कों पर पानी का कब्जा दिख रहा है। धौला कुआं, द्वारका, तुगलकाबाद तमाम इलाके जलमग्न दिखाई दिए। पश्चिमी दिल्ली के जखीरा इलाके में एक अंडरपास में इतना पानी भर गया कि बस, कार, ऑटो फंसे हुए यहां पर दिखाई दिए। बड़ी मुश्किल से कार ड्राइवर की जान बचाई जा सकी। चंद घंटे की बारिश क्या हुई, दिल्ली को दरिया बनते देर नहीं लगी। दिल्ली के कई इलाके लबालब पानी से भर गए। बारिश के पानी को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, सड़क सैलाब में डूब गई। ये दिल्ली का जखीरा इलाके का अंडरपास है। जरा देखिए, जल जमाव से इस अंडरपास की क्या हालत हो गई है। ये कार डूबते डूबते बची। पानी के बीच धक्का देकर जैसे तैसे इस कार को पानी से बाहर निकाला गया। मौके पर मदद नहीं मिलती तो इस कार के ड्राइवर की जान भी जा सकती थी।
इसी अंडरपास में ये ऑटो भी फंसा है। बारिश का पानी इसे भी डुबोने पर लगा है। जैसे तैसे ऑटो वाला पानी से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। और पानी में फंसी इस डीटीसी बस को देखिए, ये रात से अभी तक यहीं खड़ी है, क्योंकि अंडरपास से जब तक पानी नहीं निकल जाता इस डीटीसी बस को यहाँ से निकालना मुमकिन नहीं है। इसी बारिश में मिंटो रोड का ये अंडरपास भी पानी से भर गया है। बारिश के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई थी। बारिश में दिल्ली की यही कहानी है। अंडरपास में पानी भरने और मुसीबतों से सामना होने की यही कहानी है। और अब तुगलकाबाद की इन तस्वीरों को देखिए। देश की राजधानी में बैलगाड़ी की सवारी हो रही है। लोग बारिश के पानी से बैलगाड़ी के जरिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सफर शुरू होने से पहले ही हादसा हो गया। अकेला बैल इतनी सवारियों का बोझ कैसे उठा सकता है? जरा सोचिए, एक बैलगाड़ी पर कितने लोग सवार हो सकते थे? ये 2020 की दिल्ली है, जहां बैलगाड़ी के सफर करने की मजबूरी और लाचारी है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पानी से सामना हो रहा है। दिल्ली और एनसीआर में रात से लगातार बारिश हो रही है और सड़क के समंदर बनने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। द्वारका, धौला कुआं, जखीरा जैसे तमाम इलाकों में सड़कों पर बेशुमार पानी जमा हो गया है। फिलहाल जो मौसम विभाग के आंकड़े हैं वो बार बार फेल हो रहे हैं, क्योंकि इस बार आधा अगस्त बीत चुका है, बावजूद इसके 70% कम बारिश हुई है। जरा अंदाजा लगाइए, अगर ज्यादा बारिश होती है तो क्या हश्र होगा दिल्ली की सड़कों का। कैमरामैन शकील अहमद के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। अगर आपके फोन में पाकिस्तानी ऐप्स हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे ऐप्स हैं जो सीधे पाकिस्तान को आपका डेटा पहुंचाते हैं। खुफिया एजेंसियों के हाथ में डेटा पहुंच जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे। चाइनीज ऐप्स के खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक का मौसम चल रहा है। भारत ने पहले 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया, फिर 47 चाइनीज ऐप्स को ठिकाने लगाया। इस वक्त 275 ऐप्स भारत सरकार की नजर में है। मकसद ये है कि भारतीय नागरिकों के डेटा की सुरक्षा हो। ये घोषणा तो याद ही होगी आपको। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। लेकिन अब इंडिया टुडे की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से चौंकाने वाला सच सामने आया है। हमें एंड्रॉयड पर काम करने वाली ऐसी ऐप्स और डेवलपर्स का पता चला है जो खास तौर पर भारतीय सेना और कानून पालन को सुनिश्चित करने वाले पुलिस अफसरों को टारगेट कर रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कई ऐप्स का नेटवर्क तो ऐसा है जो बीजेपी के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निशाने पर ले रहा है। और चिंता की बात यह है कि ऐप्स का यह नेटवर्क खुफिया तरीके से पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। गूगल प्ले स्टोर पर एक एंड्रॉयड ऐप है जिसका नाम है इंडियन आर्मी फोटो स्वीट एडिटर 2020। आर्मी स्वीट एडिटर ये ऐप अपने इस्तेमाल करने वाले यूजर को इंडियन आर्मी का लुक देने का वादा करती है। यूजर अगर चाहे तो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स की यूनिफॉर्म भी चुन सकता है। चिंता की बात यह है कि ये ऐप 10,000 से ज्यादा बार डाउनलोड की जा चुकी है। ये ऐप लोगों को बालाकोट एयर स्ट्राइक मिशन में शौर्य दिखाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन के स्टाइल में मूंछों वाला लुक रखने का ऑप्शन भी देती है। गूगल प्ले स्टोर के डेटा के मुताबिक इस ऐप का डेवलपर यूनाइटेड किंगडम का है जिसका नाम है स्नोबेरी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस डेवलपर ने अपना पूरा पता नहीं लिखा है। स्नोबेरी ने ही ऐसी एक ऐप पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर भी तैयार की है। इसकी जांच करने पर पता चला कि यह पूरा खेल पाकिस्तान और वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान की खुफिया टीम से जुड़ा है। आज तक की फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्नोबेरी नामक ये डेवलपर पाकिस्तान की गहरी साजिश का हिस्सा है। एक और एंड्रॉयड एप्लीकेशन को देखिए। यह ऐप अपने यूजर को बीजेपी के पोस्टर बनाने की सुविधा देती है। इस पोस्टर में एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होगी,
बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल होगा और यूजर की तस्वीर इसमें फिट कर दी जाएगी। जांच करने पर एक बार को लगता है कि यह ऐप डेवलप करने वाला ऑस्ट्रेलिया का युवा ब्रेव है, लेकिन जो डिटेल दिए गए हैं उनसे शक होता है। इसकी डिटेल में कई गलतियां हैं और पता भी अधूरा है। साधारण तौर पर देखने में स्नोबेरी और युवा ब्रेव में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, लेकिन हमारी जांच और गहराई में गई और हमें पता चला है कि ऐसी ऐप बनाने में ये दोनों डेवलपर न सिर्फ एक दूसरे से जुड़े हैं बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के आधे अधूरे पते और वेबसाइट के नाम पर एक पन्ने का ब्लॉग। जाहिर है ये डेवलपर्स कुछ ना कुछ तो छुपा रहे थे। हमारी जानकारी आगे बढ़ी इन ऐप्स के प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, जिनमें दी गई जानकारियों के आधार पर हम ये साबित कर सकते हैं कि दरअसल ये नेटवर्क इस्लामाबाद से चल रहा था। हर ऐप में कुछ प्राइवेसी पॉलिसी वाले दस्तावेज होते हैं जिन्हें अक्सर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन हमने पाकिस्तानी ऐप्स की साजिश को पकड़ने के लिए इन प्राइवेसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट की जांच की और हमारी जांच में ऐप्स के इस नेटवर्क का कनेक्शन इस्लामाबाद की एक टेक फर्म से हुआ। पाकिस्तान के इशारों पर चल रही इन ऐप्स की रिवर्स इंजीनियरिंग और खुफिया जांच दिल्ली के वॉइजर इन्फोटेक नाम की फर्म ने हमारे लिए की और जांच में यह पता चला कि इन ऐप्स में पाकिस्तान से जुड़ा एक बड़ा ऐप नेटवर्क बनाए जाने के संकेत हैं। इस नेटवर्क के जरिए हजारों भारतीय यूजर्स की प्रोफाइलिंग की गई है और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले भारत के यूजर अब पाकिस्तानी नेटवर्क के निशाने पर हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मालवेयर ऐप नेटवर्क्स राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकते हैं और सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। अंकित कुमार, नई दिल्ली, आज तक। लद्दाख में एलएसी के पास चीन की एक और चाल सामने आई है। चीन ने अपने बेस में T-15 टैंक की तैनाती की है। ये टैंक पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए बनाया गया है। हालांकि भारतीय T-90 टैंक के सामने इसकी ताकत बहुत कम है। एक तरफ एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडरों की बैठकें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बॉर्डर के फॉरवर्ड ठिकानों पर टैंक वाली टक्कर शुरू हो गई है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक दस्ते तैनात हो रहे हैं। अमेरिका और भारत की अलग अलग इंटेलिजेंस रिपोर्ट से चीन की सुनियोजित चालबाजी का पता चलता है। चीन अपनी सीमा में खास तरीके से बनाए गए टैंक तैनात कर रहा है। इस टैंक का नाम है T-15 नैनो टैंक। अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीरों से ही इसके संकेत मिलने लगे थे। सबसे पहले ये समझते हैं कि T-15 नैनो टैंक की एलएसी के आसपास तैनाती क्यों की गई है। दरअसल चीन को लगता है कि रूस की नकल वाला उसका ये टैंक युद्ध होने की स्थिति में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। चीन को यह गलतफहमी टैंक के हल्के होने की वजह से है। चीन को लगता है कि T-15 नैनो टैंक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन टैंकों के बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि इन्हें हवाई जहाज से कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेकिन चीन का यह दावा उसके टैंक की तरह ही हल्का है। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो T-15 नैनो टैंक भारत के T-90 भीष्म टैंक के सामने कहीं नहीं टिकता। एक हाथी और चूहे में क्या लड़ाई है? कुछ भी लड़ाई नहीं है। T-90 की जो आर्मर पियर्सिंग शेल्स हैं उसकी क्षमता, T-90 की रेंज, T-90 की डिस्ट्रक्टिव पावर, T-90 का गन, T-90 का ऑटो नेविगेशन सिस्टम, बाकी ये सब जो चीज़ हैं वो T-15 के बहुत आगे हैं। जानकारों का ये मानना है कि मेड इन चाइना सामान जिस तरीके से अस्तित्व विहीन होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही ये सामान यानी ये टैंक बड़े स्तर पर सरहद पर किसी काम में नहीं आएगा। यहाँ दोनों चीन के T-15 नैनो टैंक और भारत के T-90 टैंक की ताकत को भी परखना जरूरी है। T-15 टैंक का वजन 30 टन है, जबकि T-90 टैंक का 48 टन वजन है। T-15 टैंक में 105 मिलीमीटर गन है। T-90 टैंक में अचूक 125 mm की मेन गन है।
T-15 टैंक में 7.62 mm मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर है और ये 5000 मीटर के दायरे में गोला दाग सकता है, जबकि T-90 टैंक 1 मिनट में 8 गोले फायर करने की क्षमता। चीन की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पहले ही भारतीय सेना के T-90 टैंक LAC के पास तैनात किए गए हैं। T-72, T-90 और अर्जुन टैंक भारतीय सेना में पहले से ही शामिल हैं। ये मैदानी इलाकों में बेहद कारगर भी हैं। लद्दाख में भारत की नीतियों में बदलाव को देखकर चीन भौचक्का हो गया है। भारी तोपखाना, टैंक, लड़ाकू विमान, सबका निशाना चीन की तरफ है। ऐसे में चीन मेड इन चाइना हथियारों की नुमाइश कर रहा है, लेकिन इन हथियारों की कोई गारंटी नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।